नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। जी। हमारी पृथ्वी और ये जो विशाल ब्रह्मांड है, आखिर बने कैसे? हमारे पास श्रोता द्वारा साझा किए गए कुछ स्रोत हैं, खासकर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं ब्रह्मांड का विकास किताब के कुछ अंश। यही हमारी आज की बातचीत का आधार बनेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बुनियादी सवाल है ये। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन काफ़ी जटिल विषयों से जुड़े जो खास सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उनको आसान भाषा में समझें। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती अटकलों से सफ़र शुरू हुआ और हम आज के बिग बैंग सिद्धांत तक कैसे पहुँचे। एक पूरी यात्रा रही है ये समझ की। बिल्कुल। तो चलिए, इन स्रोतों से मिली जानकारी को खंगालते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में शुरुआती विचारों से। स्रोत में सबसे पहले जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का नाम आता है। लगता है काफी पहले से ही लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, कांट ने एक तरह से नींव रखी और फिर 1796 में फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना, मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस, पेश की। उनका सोचना था कि ग्रह जो हैं वो गैस और धूल के एक धीमे घूमते बादल से बने, जो हमारे युवा सूर्य के इर्द गिर्द था। अच्छा। ये उस जमाने में एक आप कह सकते हैं बड़ी सोच थी, एक शुरुआती मॉडल। लेकिन विज्ञान तो हमेशा आगे बढ़ता है ना। क्या इस मॉडल में कुछ कमियां थीं जिसने वैज्ञानिकों को और सोचने पर मजबूर किया? हाँ, बिल्कुल। कुछ बातें थी जो ये परिकल्पना पूरी तरह समझा नहीं पाती थी। जैसे ग्रहों का कोणीय संवेग, मतलब एंगुलर मोमेंटम, वो सूर्य की तुलना में इतना ज्यादा क्यों है। इसी वजह से फिर 1900 में चैम्बरलिन और मॉल्टन जैसे वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल अलग कहानी सोची। अलग कहानी? कैसी? उन्होंने कहा कि शायद कोई दूसरा तारा हमारे सूरज के पास से गुजरा होगा। एक घूमता हुआ तारा। फिर क्या हुआ? हाँ, तो उस गुजरते तारे के गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ खींच लिया। जब वो तारा दूर चला गया तो सूर्य से निकला ये पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रहों में बदल गया। अच्छा। बाद में जेम्स जीन्स और हैरल्ड जैफरी ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया और कुछ द्वैतारक सिद्धांत यानी बाइनरी थ्योरीज भी आए, जिनमें माना गया कि हमारा सूर्य अकेला नहीं था, उसका कोई साथी तारा भी था। यानी एक विचार दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। फिर स्रोत में 1950 के दशक का जिक्र है। कुछ नया हुआ तब? सही। 1950 में रूस के ऑटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने लैप्लास की वो जो पुरानी निहारिका परिकल्पना थी उसमें सुधार किया। उन्होंने कहा कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा था, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण थे, बहुत सारे। उनके मुताबिक इन कणों के आपस में टकराने और घर्षण से पहले एक चपटी डिस्क, मतलब तश्तरी जैसा बादल बना। और फिर इसी डिस्क से ग्रह बने। ये कैसे हुआ? हाँ, फिर अभिवृद्धि, मतलब एक्रीशन की प्रक्रिया से, जैसे छोटे छोटे कण जुड़कर बड़े पिंड बनाते जाते ना, हाँ, उसी तरह ये पदार्थ जुड़कर ग्रहों के रूप में विकसित हुआ। ये सारी शुरुआती कोशिशें दिखाती हैं कि कैसे हम धीरे धीरे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और ये हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के और भी बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए अब उसी बड़े सवाल पर आते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आज सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है बिग बैंग। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है। हाँ, है भी रोमांचक। और इसका आधार काफी ठोस है। 1920 में एडविन हब्बल ने ऐसे प्रमाण दिए जिनसे पता चला कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे किसी गुब्बारे पर निशान बना दें और फिर उसे फुलाएं तो निशान दूर जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब है कि आकाशगंगाएं खुद भी अंदर से फैल रही हैं? तारे और ग्रह भी दूर जा रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत जरूरी बारीक बात है। स्रोत ये साफ करते हैं कि हबल के प्रेक्षण ये नहीं कहते कि आकाशगंगा के अंदर कुछ फैल रहा है, मतलब तारे या ग्रह एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे। अच्छा। बल्कि ये बताते हैं कि अलग अलग आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ब्रह्मांड का फैलाव इस तरह हो रहा है। समझ गए। तो बिग बैंग सिद्धांत असल में कहता क्या है? इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एकदम शुरू में क्या था? सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु पर सिमटा हुआ था, एक एकाकी परमाणु, मतलब सिंगुलैरिटी। सोचिए, एक बेहद छोटा बिंदु जिसमें अनंत तापमान और अनंत घनत्व था। अनंत तापमान और घनत्व, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल।
फिर उस बिंदु में हुआ एक महाविस्फोट जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी पल से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और ये विस्तार आज भी जारी है, लगातार फैल रहा है। हाँ, विस्फोट के फौरन बाद 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड अविश्वसनीय तेजी से फैला। इसे स्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। और उसके बाद विस्तार की गति थोड़ी धीमी हो गई। इस धमाके के बाद पदार्थ कैसे बना, मतलब परमाणु वगैरह कब अस्तित्व में आए? देखिए, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला वो ठंडा भी हुआ, तो कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदली। बिग बैंग के पहले 3 मिनट के अंदर ही सबसे हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक और फिर पहले परमाणु बनने लगे थे। फिर करीब 3 लाख साल बाद जब तापमान गिरकर लगभग 4500 डिग्री केल्विन रह गया, काफी कम हो गया मतलब। हाँ, तुलनात्मक रूप से, तब स्थायी परमाणु बने और ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रकाश उसमें आसानी से यात्रा कर सके। मतलब ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। क्या हमेशा से बिग बैंग ही माना जाता रहा है या कोई और विचार भी था इसका मुकाबला करने वाला? एक और अहम विचार था जिसे फ्रेड हॉयल ने दिया था, स्थिर अवस्था संकल्पना या स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट। उनका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। मतलब न कोई शुरुआत न कोई अंत। अच्छा। लेकिन क्योंकि हब्बल के अवलोकन और दूसरे कई प्रमाण ब्रह्मांड के विस्तार और बदलाव की ओर इशारा करते हैं, इसलिए वैज्ञानिक समुदाय आज मुख्य रूप से बिग बैंग सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सटीक विवरण मानता है। ठीक है, तो बिग बैंग ने ब्रह्मांड के विस्तार और पहले परमाणुओं का मंच तैयार कर दिया। लेकिन ये खाली फैलता हुआ ब्रह्मांड उन चमकदार तारों से कैसे भर गया जिन्हें हम रात में देखते हैं? तारे कैसे बने? हाँ, यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। शुरुआती ब्रह्मांड एकदम एक जैसा नहीं था। मतलब पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व हर जगह बिल्कुल बराबर नहीं था। कहीं थोड़ा ज्यादा, कहीं थोड़ा कम। और जहां घनत्व जरा भी ज्यादा था, वहां गुरुत्वाकर्षण बल ने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव, और इसी खिंचाव से आकाशगंगाएं बनी? हाँ, बिल्कुल। पदार्थ के यही जमावड़े धीरे धीरे विशाल संरचनाओं में बदलने लगे, जिन्हें हम आज आकाशगंगाएं कहते हैं। एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं। इनका निर्माण हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादलों के इकट्ठा होने से शुरू हुआ। इन बादलों को हम निहारिका या नेब्यूला कहते हैं। निहारिका? हमने पहले भी इसका जिक्र सुना था। हाँ, तो इन विशाल निहारिकाओं के अंदर भी गैसें और घनी होती गई। जगह जगह झुंड बनने लगे। जब ये झुंड काफी घने और गर्म हो गए, तो उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और इस तरह तारों ने जन्म लिया। और ये कब हुआ? मतलब तारों का बनना कब शुरू हुआ? माना जाता है कि तारों का बनना आज से लगभग 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, तारे बन गए। अब उनके साथी यानी ग्रहों की बारी। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? क्या ये तारों के साथ ही हुआ? हाँ, ये प्रक्रिया तारों के बनने के साथ ही जुड़ी हुई है। जैसा हमने देखा, तारे निहारिका के अंदर गैस के घने झुंडों से बनते हैं। इन झुंडों में गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में एक घना क्रोड या कोर बनने लगता है और इस क्रोड के चारों ओर जो बची हुई गैस और धूल के कण हैं, उनकी एक घूमती हुई तश्तरी मतलब रोटेटिंग डिस्क बन जाती है। अच्छा, तो तारे के चारों ओर एक घूमती हुई डिस्क। फिर क्या होता है इस डिस्क का? इस डिस्क में मौजूद गैस और धूल के कण ठंडे होकर छोटे छोटे ठोस कणों में बदलने लगते हैं। फिर ये कण आपस में चिपकना शुरू करते हैं। इसे सासंजन या कोहेजन कहते हैं। जैसे धूल के कण मिलकर ढेला बना लेते हैं ना। हाँ, समझ गई। धीरे धीरे ये कण जुड़कर बड़े होते जाते हैं और कंकड़ पत्थर के आकार के पिंड बनते हैं, जिन्हें ग्रहाणु या प्लैनेटिज्मल्स कहा जाता है। ग्रहाणु? हाँ, ये सौरमंडल के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं, समझ लीजिए। ग्रहाणु यानी ग्रहों के छोटे रूप। फिर ये बड़े कैसे हुए? बिल्कुल। फिर ये ग्रहाणु आपस में टकराते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि या अक्रेशन कहते हैं, जिसमें छोटे पिंड मिलकर बड़े पिंड बनाते हैं। अच्छा, टकरा कर और जुड़कर। हाँ, लाखों करोड़ों सालों तक ये टक्कर और जुड़ाव चलता रहता है और आखिरकार कुछ बड़े पिंड बाकी छोटे पिंडों को अपने में समेट लेते हैं और ग्रहों का रूप ले लेते हैं। तो इसी उथल-पुथल भरी प्रक्रिया से हमारा सौर मंडल भी वजूद में आया होगा। हमारे सौर मंडल में आज क्या-क्या है? बिल्कुल, हमारा सौरमंडल भी इसी तरह बना। माना जाता है कि वो निहारिका जिससे हमारा सूर्य बना, वही सौरमंडल की जनक है। ये प्रक्रिया करीब 4.5 से 5.5 अरब साल पहले शुरू हुई और हमारे ग्रह लगभग 4.6 अरब साल पहले बने।
आज हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है जो एक तारा है, फिर 8 ग्रह हैं, उनके कई उपग्रह हैं। स्रोत में 63 का जिक्र है, पर अब तो हम कहीं ज्यादा जानते हैं। हाँ, अब तो संख्या काफी बढ़ गई है। बिल्कुल। खैर, इसके अलावा क्षुद्र ग्रहों मतलब एस्ट्रॉइड्स की एक पूरी बेल्ट है, लाखों धूमकेतु या कॉमेट्स हैं और अनगिनत धूलकण और गैस फैली हुई है। स्रोत में ग्रहों को भीतरी और बाहरी में बांटा गया है, इसका क्या मतलब है? ये वर्गीकरण क्यों? हाँ, ये एक जरूरी वर्गीकरण है। सूर्य के सबसे करीब के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव मतलब? पार्थिव यानी पृथ्वी जैसे, टेरेस्ट्रियल। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर हैं, मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने हैं और इनका घनत्व ज्यादा है। ठीक है। और बाहरी ग्रह? क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन? जोवियन मतलब बृहस्पति जैसा। जोवियन ये गैस के विशाल गोले हैं, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। इनका आकार भीतरी ग्रहों से बहुत बड़ा है, लेकिन घनत्व कम है। एक समय था जब हम सौरमंडल में 9 ग्रह गिनते थे। मुझे याद है स्कूल में पढ़ा था। प्लूटो का क्या हुआ? आपकी याददाश्त अच्छी है। हाँ, अगस्त 2006 तक प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन IAU ने ग्रह की परिभाषा को और स्पष्ट किया। नई परिभाषा के तहत प्लूटो और कुछ और नए खोजे गए पिंड उस पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्हें बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में डाल दिया गया। अच्छा, तो अब 8 ग्रह और कुछ बौने ग्रह हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि भीतरी ग्रह चट्टानी है और बाहरी ग्रह गैस के गोले। ऐसा क्यों हुआ? ये अंतर कैसे पैदा हुआ? स्रोत इसके पीछे कुछ मुख्य वजह बताते हैं। पहला है तापमान का अंतर। भीतरी ग्रह सूर्य के इतने करीब बने कि वहां का तापमान बहुत ज्यादा था। इस गर्मी में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें जम नहीं पाईं और उड़ गईं। जबकि बाहरी ग्रह सूर्य से बहुत दूर थे, जहां तापमान इतना कम था कि ये गैसें आसानी से जम गईं और ग्रहों का विशाल हिस्सा बन गई। ठीक है, तापमान एक कारण हुआ, और दूसरी वजह है सौर पवन मतलब सोलर विंड। सूर्य से लगातार आवेशित कणों की एक धारा निकलती है। सूर्य के पास ये धारा बहुत तेज होती है। इसने भीतरी ग्रहों के शुरुआती हल्के वायुमंडल को उड़ा दिया। लेकिन बाहरी ग्रहों तक पहुंचते पहुंचते ये सौर पवन काफी कमजोर हो जाती है, इसलिए वो अपनी गैसों को बचाए रख पाए। और कोई कारण? हाँ, तीसरा कारण है ग्रहों का अपना गुरुत्वाकर्षण। भीतरी ग्रह छोटे थे, उनका गुरुत्वाकर्षण भी कम था, इसलिए वे उड़ती हुई गैसों को पकड़कर नहीं रख सके। बाहरी ग्रह इतने विशाल थे कि उनके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने भारी मात्रा में गैसों को खींच कर रखा। समझ गई। यानी जगह, तापमान और आकार तीनों ने मिलकर ग्रहों की किस्मत तय की। स्रोत में घनत्व और आकार के बारे में भी कुछ आंकड़े हैं शायद। हाँ, जैसे पृथ्वी, बुध और शुक्र सबसे ज्यादा घनत्व वाले ग्रह हैं। वहीं शनि का घनत्व तो पानी से भी कम है। सच में? पानी से भी कम? जी हाँ। और आकार में बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि। दिलचस्प है कि तीसरे नंबर पर स्रोत पृथ्वी का जिक्र करता है, ना कि अरुण या वरुण का। शायद व्यास के आधार पर यह कहा गया हो। चलिए, अब अपनी पृथ्वी की बात हो ही रही है तो उसके साथ ही यानी चंद्रमा के बारे में भी जानते हैं। चंद्रमा कैसे बना? इसकी क्या कहानी है? चंद्रमा की कहानी भी कम रोचक नहीं है। एक पुराना विचार जो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन के बेटे थे, अच्छा, उन्होंने दिया था। ये था कि शुरुआती पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही थी और घूमते घूमते उसका आकार डंबल जैसा हो गया। फिर वो बीच से टूट गई और टूटा हुआ हिस्सा चंद्रमा बन गया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जहाँ आज प्रशांत महासागर है वहीं से चंद्रमा निकला था। क्या आज भी वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं? ये कहानी तो थोड़ी अजीब लगती है। नहीं, आज इस सिद्धांत को सही नहीं माना जाता। वर्तमान में जो सबसे स्वीकृत सिद्धांत है उसे कहा जाता है द बिग स्प्लैट, यानी महाटक्कर सिद्धांत। द बिग स्प्लैट, महाटक्कर। हाँ, इसके अनुसार जब पृथ्वी बनी रही थी या बनने के कुछ समय बाद, लगभग मंगल ग्रह के आकार का या शायद उससे भी 1 से 3 गुना बड़ा एक विशाल खगोलीय पिंड तेजी से आकर पृथ्वी से टकराया। ओह, एक जबरदस्त टक्कर! ये तो बहुत बड़ी घटना रही होगी। बिल्कुल। सोचिए कितनी भीषण टक्कर रही होगी। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पिघलकर और टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ये मलबा फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होकर हमारे चंद्रमा के रूप में जम गया।
और ये कब हुआ? माना जाता है कि यह घटना आज से करीब 4.44 अरब साल पहले हुई थी। इस टक्कर ने यकीनन शुरुआती पृथ्वी को भी बहुत बदला होगा। जन्म के समय हमारी पृथ्वी कैसी थी, आज जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती पृथ्वी आज से बहुत अलग थी। एक चट्टानी, बेहद गर्म और वीरान ग्रह। उसका वायुमंडल भी ना के बराबर था, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थी। और ये इतनी गर्म क्यों थी? ये गर्मी ग्रह बनने की प्रक्रिया में हुए टकरावों से और अंदर मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से पैदा हो रही थी। इतनी गर्मी का नतीजा क्या हुआ? पिघल गई थी क्या पृथ्वी? हाँ, इस अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पिघली हुई या कम से कम आंशिक द्रव अवस्था में था। इसी वजह से विभेदन यानी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई। विभेदन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि घनत्व के आधार पर पदार्थ अलग-अलग परतों में बंटने लगे। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल वो पिघलकर केंद्र की ओर चले गए और पृथ्वी का क्रोड या कोर बनाया, और जो हल्के सिलिकेट पदार्थ थे वो ऊपर सतह की ओर आ गए। और फिर ये परतें ठंडी हुई? हाँ, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। ऊपर के हल्के पदार्थ ठंडे होकर ठोस परत के रूप में जम गए, जिसे हम आज भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। फिर जब वो चंद्रमा बनाने वाली महाटक्कर हुई, उसने पृथ्वी को फिर से गर्म कर दिया और विभेदन का एक और दौर चला। अच्छा, 2 बार हुआ है ये? हाँ, कह सकते हैं। इसी से पृथ्वी की आज की परतदार संरचना बनी। सबसे ऊपर पतली भूपर्पटी, उसके नीचे मोटी प्रावार या मैंटल, फिर तरल बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर, और सबसे अंदर ठोस आंतरिक क्रोड या इनर कोर। और जैसे जैसे अंदर जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। बिल्कुल, सतह से केंद्र की ओर जाने पर पदार्थ का घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदरूनी संरचना तो बन गई, लेकिन ये नीला ग्रह कैसे बना? मतलब आज का वायुमंडल और ये विशाल महासागर कैसे अस्तित्व में आए? हमारे वायुमंडल और जलमंडल का विकास भी कई चरणों में हुआ। स्रोत इसे 3 मुख्य अवस्थाओं में समझाते हैं। पहली अवस्था में तो पृथ्वी ने अपना आदिकालीन हाइड्रोजन हीलियम वाला वायुमंडल सौर पवन के कारण खो दिया, जैसा बाकी भीतरी ग्रहों के साथ भी हुआ। ठीक है, वो तो उड़ गया। फिर दूसरी अवस्था तब शुरू हुई जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई। विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकली, ज्वालामुखी विस्फोटों और दरारों से। इस प्रक्रिया को गैस उत्सर्जन या डी-गैसिंग कहते हैं। N2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, अमोनिया NH3 जैसी गैसें थीं। लेकिन ऑक्सीजन O2 वो लगभग न के बराबर थी। ऑक्सीजन नहीं थी शुरुआत में। और फिर पानी कहाँ से आया? ये महासागर कैसे बने? यहीं तीसरी अवस्था शुरू होती है। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनित होने लगी, मतलब भाप पानी की बूंदों में बदलने लगी। इससे घनघोर बारिश शुरू हुई। शायद लाखों साल तक चली होगी ये बारिश। लाखों साल तक बारिश? हाँ, और वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस बारिश के पानी में घुलने लगी। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम हुआ और पृथ्वी और ठंडी हुई, जिससे और ज्यादा बारिश हुई। ये सारा पानी पृथ्वी की सतह के निचले हिस्सों और गड्ढों में जमा होता गया और इस तरह विशाल महासागर बने। ये कब हुआ? महासागर कब बने? स्रोत बताते हैं कि महासागर पृथ्वी बनने के लगभग 50 करोड़ साल के अंदर ही बन गए थे, यानी आज से करीब 4 अरब साल पहले। और फिर इस पानी में जीवन पनपा। जीवन ने वायुमंडल को कैसे बदला? ऑक्सीजन कैसे आई? हाँ, जीवन की शुरुआत तो करीब 3.8 अरब साल पहले हो गई थी, लेकिन वायुमंडल में बड़ा बदलाव तब आया जब लगभग 2.5 से 3 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों ने फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करना सीखा। फोटोसिंथेसिस, स्कूल में पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, ये वही प्रक्रिया है जिसमें जीव सूर्य की रोशनी, पानी और CO2 का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। शुरुआत में यह ऑक्सीजन महासागरों के पानी में घुलती रही और समुद्री चट्टानों के साथ प्रतिक्रिया करती रही। लेकिन धीरे धीरे जब महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए, तब ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी। और ये कब हुआ? वायुमंडल में ऑक्सीजन कब आई? माना जाता है कि लगभग 2 अरब साल पहले हमारे वायुमंडल में पहली बार भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आई। इसी ने धीरे धीरे आज की जीवन के विकास का रास्ता खोला। वाह, क्या जबरदस्त कहानी है ये। इस पूरी कहानी में अरबों साल और खरबों किलोमीटर की बात हुई है। इन विशाल दूरियों को समझने के लिए स्रोत में प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का जिक्र है।
उसे भी स्पष्ट कर लेते हैं ना। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि नाम सुनकर अक्सर भ्रम होता है कि ये समय का माप है। हाँ, लगता है जैसे वर्ष लिखा है तो समय होगा। बिल्कुल, लेकिन प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की इकाई है। ये वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में निर्वात में तय करता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बहुत तेज। बहुत ही ज्यादा। तो इस गति से एक साल में प्रकाश लगभग 9.46 खरब मतलब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है। यही एक प्रकाश वर्ष है। खरबों किलोमीटर। हाँ, तुलना के लिए सोचिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश को ये दूरी तय करने में सिर्फ 8.3 मिनट लगते हैं। सिर्फ 8 मिनट? हाँ, तो हमारे सौरमंडल की दूरियां प्रकाश वर्ष की तुलना में बहुत छोटी हैं। तो ये थी हमारी आज की यात्रा, ब्रह्मांड के महाविस्फोट से लेकर पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी माहौल बनने तक। हमने देखा कि कैसे एक सिद्धांत दूसरे से बेहतर हुआ, कैसे टकराव और जुड़ाव ने ग्रहों को आकार दिया, और कैसे भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं ने मिलकर हमारी दुनिया बनाई। ये सोचना वाकई हैरान करता है कि कैसे शुरुआत में घनत्व के बहुत मामूली अंतर से लेकर गुरुत्वाकर्षण जैसे मूलभूत बल, ग्रहों की टक्करें, ज्वालामुखियों से निकली गैसें और फिर जीवन का उदय, इन सब ने मिलकर आज की पृथ्वी को संभव बनाया है। हर चीज कितनी बारीकी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और अंत में श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है और ग्रहों का बनना एक आम प्रक्रिया है जैसा कि हमने समझा, तो क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी पृथ्वी जैसे ग्रह बने हों और शायद उन पर भी जीवन पनपा हो, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सौरमंडल में हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य की खोजों में छिपा है। एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं।